हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है द मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये जो द मैटर इन अवर सराउंडिंग, सबसे पहले तो हम चैप्टर के नाम से समझ लेते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। द मैटर इन अवर सराउंडिंग यानी मैटर, हमारे जो चारों तरफ जो मैटर है, हमारे आसपास यानी चारों तरफ, सराउंडिंग हमारे आसपास। द मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मतलब चैप्टर यही कहना चाहता है कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं या कुछ भी है, द मैटर इन आवर सराउंडिंग, यही मतलब हुआ इस चैप्टर का। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, यानी क्या किसे कहते हैं मैटर, और क्या है और किस, मतलब इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको पता पड़ेगी मैटर के बारे में। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, अब मैटर का जो नेचर है फिज़िकल नेचर, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो पर्टिकुलेट नेचर है हम वो भी इसमें पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जो स्टेट्स हैं यानी कितने स्टेट्स में हैं वो भी हम पढ़ेंगे। द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट और द गैस स्टेट, हम ये भी इन तीनों में पढ़ेंगे। द मीज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मीज़रमेंट यानी मापना, हम टेम्परेचर को इसमें मापना भी सीखेंगे और इसमें काफ़ी कुछ पढ़ेंगे हम। चेंज ऑफ स्टेट, अब स्टेट का कैसे बदलाव होता है हम ये भी पढ़ेंगे। और हम इसमें काफ़ी और टॉपिक्स हैं वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी स्टेट का चेंज होना टेम्परेचर को चेंज करके, यानी अगर किसी भी जैसे कोई भी फॉर्म की स्टेट है हम उसको चेंज करें और वो भी टेम्परेचर के द्वारा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मेल्टिंग। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, फ्रीजिंग। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग। चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी स्टेट का चेंज करना प्रेशर के द्वारा। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन और प्लाज्मा। तो ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए, ये सारे ही टॉपिक आज हम इस पहले चैप्टर में अपने कवर अप करेंगे और जहाँ तक हो सके आपको पूरा समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपको समझ में आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था, कि व्हाट इज़ मैटर। अब अगर हम मैटर में पढ़ें तो सबसे पहले हम मैटर में कुछ थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं कि मैटर के बारे में क्या दिया गया है हमारी किताब में। तो हमारी किताब में सबसे पहले दिया गया है कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड मैनी थिंग एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप चारों तरफ देखते हो, अपने चारों तरफ जहाँ भी आप खड़े होकर देखते हो, तो आप पता करोगे कि मतलब कोई ना कोई चीज़ होगी आपकी तरफ, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाना, मतलब जहाँ भी आप देखोगे, कहीं भी खड़े होगे, चाहे आप कहीं भी अपने घर से, अपने कहीं से भी, कितनी भी दूर अगर आप खड़े हो, किसी भी जगह वॉटएवर जहाँ भी आप खड़े हो, आप चारों तरफ अपने कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ देखोगे। लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सच एज एनिमल्स, ट्री, एयर, वाटर, मिल्क, ब्रिक, एक्स्टार, प्लानिट, एक्सेट्रा, चाहे वो जानवर हो, पेड़ हो, हवा हो, पानी हो, दूध, ईंट और स्टार्स और प्लानिट, जो भी कुछ हो, एक्सेट्रा। दीज थिंग डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टी, और ये जितनी भी ये चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफर है, यानी काफ़ी इनके चेंजेस हैं। लाइक शेप, साइज, कलर, यानी जितनी भी तुम आसपास अपने चारों तरफ चीज़ देखोगे, या तो अपने कलर में डिफरेंट होंगी एक दूसरे की तुलना में, या फिर वो अपनी शेप में, या फिर वो अपनी साइज में। और बट व्हाट इज़ मैटर, अब क्वेश्चन हमारा अब भी अराइज होता है कि मैटर क्या है। फिर अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, फिर मैटर क्या हुआ। चलिए आज मैं अब बताता हूँ मैटर क्या है। तो सुनिए, एनी थिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ वॉल्यूम इज कॉल्ड मास, यानी जो भी कुछ, जो भी मटेरियल, जो भी थिंग जिसमें मास है यानी वज़न है, और जो जगह घेरता है, यानी जिसमें मास है और जो उसमें वज़न घेरता है, हम उसे मैटर कहते हैं। जैसे एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर, अगर हम सपोज करें यूनिवर्स जो कि सभी चीज़ें जिससे भी बना हुआ है वो सब मैटर कहलाएगा। द एयर यू ब्रीथ, जो हवा तुम लेते हो, तो फूड यू ईट, जो खाना तुम खाते हो, जो पानी तुम पीते हो, जिस घर में तुम रहते हो, जो कपड़े तुम पहनते हो, और जो कंप्यूटर तुम यूज़ करते हो, ये सारी ही चीज़ मैटर है। इवन यू आर मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज यू हैव मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई स्पेस, यहाँ तक कि हम जो इंसान हैं, जानवर हैं, हम सब भी मैटर में ही हैं, क्योंकि हम एक तो वज़न है हमारे शरीर में और हम जगह भी घेरते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो जितनी भी चीज़ें हैं मतलब जिनमें वज़न है और जिनमें मतलब कि जगह घेर रहे हैं, वो सभी मैटर में कहलाती हैं। तो अब ये तो सारी बातें मैटर की हो गई, और अब आगे चले तो हम देखते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें मैटर की हो रही हैं, तो फिर नॉन मैटर क्या हुआ। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इज़ वरी अ काइंड ऑफ मैटर, क्या चिंता कोई मैटर है।
अब देखते हैं पढ़ते क्या होता है। देयर इज एन एक्सप्रेशन अबाउट वरीज, यानी चिंता के भी कुछ अलग अलग भाव होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। वेगिंग ऑन वंस ओन माइंड, अपने सिर पर अगर वजन रखना, ये कहावत है, वैसे तो कोई भी अपने सिर पर वजन नहीं रखता, बट इन रियलिटी द स्टेट ऑफ माइंड डू नॉट हैव मास एंड देयरफॉर आर नॉट मैटर। तो ये जितने इमोशंस, लव, अफेक्शन, ये चिंता, ये सारी चीज़ मैटर नहीं होती, क्योंकि दे डू नॉट कंडक्ट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे डू नॉट हैव मास, सो वी कैन नॉट से दैट दीज आर मैटर्स and we cannot include them in a matter. टाइप ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल हीट, लाइट एक्सेट्रा, यानी एनर्जी किसी भी टाइप की हो, हीट की हो चाहे लाइट की हो, ये मैटर में नहीं आती। सेंसेशन यानी सुनने की शक्ति, ये मैटर में नहीं आती, क्योंकि ये जगह नहीं घेरती और ना ही इनमें कोई वजन होता है। इमोशन, लव, हेटर्ड, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें मैटर में नहीं आती, ये नॉन मैटर है, एज आई टोल्ड यू। टाइम, समय कोई मैटर नहीं होता, समय नॉन मैटर होता है, क्योंकि ये कोई जगह नहीं घेरता है। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ मैटर की, जो हमारे जो मैटर की जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जैसे डेफिनेशन ऑफ मैटर इज़ इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट अंडरगोज। यानी जो मैटर की जो डेफिनेशन है हमारी केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टडी ऑफ मैटर यानी मैटर के बारे में पढ़ाई करने के लिए टाइप्स ऑफ इन ट्रांसफॉर्मेशन यानी काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। इट अंडरगोज एंड द एनर्जी चेंजेस, और ये मतलब चेंजेस होती रहती है एनर्जी के बारे में, एंड एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एसोसिएटेड होती है ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ मैटर, हमने मैटर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। जैसे मैटर हमने ये पढ़ लिया कि मैटर हम किसे कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते। anything that has mass and occupy space, that is called matter, and we can conclude and we can include them in a matter. But what is non-matter? If anyone asks to you that what is non-matter, so we can say that love, affection, worries, that is are also included in not matter. बट ये तो सारा हमारा मैटर के बारे में टॉपिक हो गया, कितना कुछ मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कई सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी दो टाइप के नेचर होते हैं वैसे तो मैटर के, एक फिजिकल होता है, केमिकल होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है वो, वी आर सराउंडेड बाय मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। हम अपने चारों तरफ अगर देखते हैं तो सारा ही मैटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ जगह घेरती हैं और जिसमें भी वजन होता है वो सभी मैटर कहलाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि हम चारों तरफ अपने सराउंडेड हैं मैटर के द्वारा। हम किसी भी वेरियस थिंग्स के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सब में घिरे हुए हैं। अगर हम बात करें तो हम अगर मान लीजिए कमरे में बैठे हुए तो हम मैटर के बीच में बैठे हैं। वी आर सराउंडेड बाय मैटर, यानी हम सराउंड हुए हैं मैटर के द्वारा। बट हाउ डज मैटर एग्जिस्ट इन सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो मैटर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है लार्ज वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में कैसे एग्जिस्ट करता है मैटर। वॉट कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर, यानी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर है। ग्रीक फिलोसफर गिव द आइडिया दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक सब्सटेंस। हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने हमें आइडिया दिया था कि जितने भी मैटर होते हैं वो सभी 4 बेसिक सब्सटेंस से बने होते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल क्यों जैसे हम लेते हैं अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, यानी धरती, पानी, हवा और अग्नि। ये 4 हैं जिनके ज़रिए मैटर का मतलब इन्वेंशन हुआ है या निर्माण हुआ है मैटर का। अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एरिस्टोटल, यानी ये भी कोई फिलोसफर वगैरह होंगे, एरिस्टोटल एंड हिज फॉलोवर बिलीव। एरिस्टोटल और इसके फॉलोअर्स ने, यानी जो इनको प्रेरणा या इनको मानता था, उन्होंने क्या बिलीव किया कि जितने भी ये बेसिक सब्सटेंस है, जो भी आपको मैंने बताए जो भी बेसिक सब्सटेंस है, ये सभी डिफरेंट कॉम्बिनेशन के होते हैं। चारों स्पेसिफिक क्वालिटीज़ में, अपनी अपनी क्वालिटीज़ में चारों डिफरेंट होते हैं कॉम्बिनेशन के तौर पे। जैसे कि ड्राई, मॉइस्ट और कोल्ड एंड हॉट, अगर सूखा और गीला और ठंडा और गर्म, ये चारों ही अपने मतलब अलग अलग है। डेमोक्रिटस, यानी ये भी एक साइंटिस्ट थे, प्रपोज दैट ऑल मैटर कुड बी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्टिल स्मॉलर पीस। यानी डेमोक्रिटस ने क्या प्रपोज किया था, यानी एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने एक पेश करने की कोशिश की थी। प्रपोज दैट ऑल मैटर, यानी जितने भी जो मैटर हैं हम चारों तरफ अगर आप आसपास देखते हैं ये बहुत ही छोटे उसमें टूट सकते हैं। अगर हम इनको तोड़ते जाएं तो ये काफ़ी छोटे पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में टूट जाएंगे
अनटिल अ सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल इज रीच। और ये जब तक टूटते रहेंगे जब तक कि एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि मतलब एक इतनी छोटी यूनिट ना बन जाए उस मैटर की कि अब वो इंडिविजुअल यानी तोड़ने लायक ना रहे। मान लो तुम कोई पत्थर लो या कोई लोहे को लो, अगर उसे तुम तोड़ते जाओगे तो टूट जाएगा, तोड़ते जाओगे तो टूटता जाएगा। अगर तुम और तोड़ते जाओगे तो उसका एक ऐसा टाइम आएगा कि इतना छोटा इतना टाइनी पार्टिकल्स बन जाएगा जो कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, जिसको हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना पड़ेगा। तो हमारे डेमोक्रेटस ने उन्होंने हमें यही प्रपोज किया है कि दैट ऑल मैटर कुड बी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्टिल स्मॉलर पीस अनटिल अ सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल इज रीच। यानी जब तक टूटता जाए जब तक कि वो छोटे वहाँ तक नहीं पहुँच जाए, अपने पीसेस में नहीं पहुँच सके, तो ही कॉल्ड दिस पार्टिकल, उन्होंने उसी पार्टिकल यानी जो छोटा पार्टिकल हो जाए उसी पार्टिकल को उन्होंने एटम कहा है। तो एटम यही होता है। तो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर कंसिडर्ड ऑल फॉर्म ऑफ मैटर टू बी मेड ऑफ 5 एलिमेंट। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने क्या कंसिडर्ड किया था कि जितनी भी फॉर्म ऑफ मैटर हैं वो सभी किससे 5 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि आकाश यानी स्काई, वायु यानी एयर, सृष्टि यानी अर्थ, जल यानी वाटर, पवक यानी फायर। आकाश, वायु, सृष्टि, जल और पवक, ये 5 एलिमेंट यानी 5 तत्व ऐसे हैं जो कि उन्हीं के ज़रिए मैटर बना हुआ है। द ग्रेट इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़, यानी जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, जो ग्रेट इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम महर्षि कन्नड़ था, सजेस्टेड दैट ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने हमें क्या सजेस्ट करने की कोशिश की थी कि जितने भी फॉर्म ऑफ मैटर यानी जितने भी टाइप ऑफ मैटर हैं वो सभी किससे कंपोज हुए, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकलों से बनके बने हुए कंपोज हुए हैं। ईच सच पार्टिकल वॉज गिवन द नेम परमाणु बाय हिम। और जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। तो ये तो था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैंने इसमें बताया कि ग्रीक फिलोसफर ने आइडिया दिया था मैटर के बारे में, अर्थ, वाटर, एयर, फायर 4 बेसिक सब्सटेंस थे कुछ। और एरिस्टोटल ने क्या बिलीव किया था कि बेसिक सब्सटेंस जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं कॉम्बिनेशन में, अपनी अपनी क्वालिटीज़ में। और फिर उसके बाद हमारा आया डेमोक्रेटस, जिन्होंने प्रपोज किया था कि मैटर बहुत ही काफ़ी छोटे हद तक टूटा जा सकता है, और उन्होंने उसी छोटे हुए टूटे को उन्होंने एटम नाम दिया। फिर उसके बाद इंडियन फिलोसफर्स आए जिन्होंने अपने 5 एलिमेंट का नाम बताया, स्काई, एयर, अर्थ, वाटर और फायर। और उसके बाद इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ आए जिन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल के जो मैटर होते हैं, मतलब काफ़ी जो छोटे छोटे होते हैं, वो काफ़ी छोटे पार्टिकल से बनता है पूरा एक मैटर, और उन्होंने उसी छोटे पार्टिकल को परमाणु नाम दिया। ये तो हो गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरी हेडिंग हमारी आती है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का पर्टिकुलेट नेचर। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सपोज यू स्टार्ट बाय टेकिंग सम वाटर और अ शीट ऑफ कॉपर मेटल। मान लो कि आपने पानी लिया हुआ है और कॉपर मेटल की एक शीट ली हुई है, एक कॉपर मेटल की एक शीट आती है। द टू अपीयर टू बी कंटिन्यूस, और हमने ये 2 चीज़ ली हैं, एक पानी और एक कॉपर मेटल। यू डिवाइड देम इनटू हाफ एंड कीप ऑन डिवाइडिंग इनटू अनदर हाफ। आपको क्या करना है कि मतलब उसको तोड़ो और उसको तोड़ते जाओ, मतलब उसके आधे आधे करते जाओ। जैसे कॉपर मेटल को हमने तोड़ दिया तो आधे आधे हो गए, उनको अगर हम आधे आधे को तोड़ेंगे तो उनके आधे आधे हो गए। ऐसे हमें करते जाना है। कुड यू गो ऑन डूइंग इट फॉर एवर, और ये करते रहना है करते रहना है। और जो द आंसर इज डेफिनेटली नो, बिकॉज इवेंचुअली यू वुड कम टू द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ पार्टिकल। और जो हमारा जवाब आएगा उसे तोड़ते 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 हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा ना, नो, यानी क्योंकि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिस वक्त वो नहीं टूटेगा। आप चाहे पेपर लो, जैसे एक फुल पेपर लो, घर में प्रैक्टिकल करके देखना, एक कॉपी में से एक पेपर ब्रोक करना और उसको फाड़ते जाना फाड़ते जाना फाड़ते जाना। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो ना तो किसी मशीन से ना किसी हैंड से, मतलब किसी से नहीं टूटेगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी। You would come to be the smallest bit of particle, a molecule of water or an atom of copper. If you split water further, you will get hydrogen and oxygen. यानी अगर हम पानी को, अब आपने देखा होगा कि मैं देखा क्या, आप सोच रहे होंगे कि पानी को भला कोई कैसे तोड़ सकता है। नहीं तोड़ सकते हैं। पानी को अगर तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो उसकी एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। क्योंकि हमको सभी को पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा बना हुआ है पानी।
बट इट इज़ नो लॉन्गर वाटर, और वो ज़्यादा पानी नहीं रहेगा कि अगर हम उसे तोड़ते जाएंगे। सिमिलरली जैसे ही इफ़ यू हैव एन एटम ऑफ कॉपर, अगर तुम्हारे पास कोई कॉपर का एटम रहेगा एंड स्प्लिट इट फर्दर, और तुम इसे तोड़ते जाओगे, इट इज़ नो लॉन्गर कॉपर, वो कॉपर लंबे समय तक नहीं रहेगी, बट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या पाया जाएगा कि एक ऐसा टाइम और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी वो नहीं टूटेगा, और उसमें हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर हम करते आएंगे तो देयरफॉर मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, इसीलिए मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है नेचर में। ईच मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, प्रत्येक जो भी हम मैटर, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया मैटर क्या होता है, तो जो ईच मैटर, जो भी मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से कंसिस्ट है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर हमारा एक बड़ा मैटर तैयार हुआ है। एटम मॉलिक्यूल्स और आयन, एटम मॉलिक्यूल्स और आयन से हमारा बनकर तैयार हुआ है, विद डिफरेंट साइज एंड मास, और काफ़ी उसका साइज डिफरेंट रहता है और उसका मास यानी वजन भी उसका डिफरेंट हुआ है। टू शो दैट मैटर इज पार्टिकुलेट नेचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, अगर हमें ये दिखाना है कि जो मैटर है वो पार्टिकुलेट इन नेचर है, तो हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। चलो चलते हैं एक्टिविटी करने के लिए। एम, हमारा मुद्दा क्या रहेगा, टू शो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, हम ये दिखाएंगे कि मैटर क्या करता है, टाइनी पार्टिकल कंसिस्ट करता है, यानी मैटर के अंदर छोटे छोटे यानी पार्टिकल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट चलो करते हैं। हमको एक्सपेरिमेंट करने की क्या लेना है कि 100 ml की बीकर लेना है, उसमें 20 ग्राम शुगर क्रिस्टल डालने हैं, और वाटर लेना है, और क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है हमें। तो हमारा तरीका क्या रहेगा, टेक अबाउट 60 ml ऑफ वाटर इन ग्लास बीकर, हमें ग्लास बीकर में 60 ml वाटर लेना है, और उसमें हमें शुगर डालनी है और बीकर में। मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर, हमें बीकर को मार्क कर लेना है, यानी किसी पेन वगैरह से हमें उसे लाइन उसमें टच करनी है कि मतलब कहाँ तक शुगर और कहाँ तक वाटर है। नाउ स्टिर द कंटेंट ऑफ बीकर, और हमें अब ये शुगर जब मिल जाएगी तो हमें इसे स्टिर करना है, यानी घूरना, चलाना है। तो इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द शुगर क्रिस्टल अपेरेंटली डिसअपियर, और जो हमने चीनी पानी मिलाई है वो सब मतलब घुल जाएगा। बट इफ़ यू टेस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द बीकर इट हैज़ स्वीट टेस्ट, अगर आप उस पानी को चखोगे तो वो मीठा हो जाएगा। द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन द बीकर रिमेन्स सेम एज बिफोर, और जो पानी का जो लेवल था वो उसी तरीके से रहा, ना बढ़ा। तो अब क्यों नहीं बढ़ा, जबकि हमने देखा था कि हमारा पानी इतना है, अगर उसमें हम कोई वजन की चीज़ या चीनी वगैरह डाल देते हैं तो वो उसे तो और बढ़ना चाहिए, तो ऊपर उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन नहीं। यही शो करता है कि वाटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स, और मतलब मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स है, जिसके अंदर शुगर ने अपनी जगह बना ली और वो वहीं सेट हो गई एकदम घुर घुर के। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला, द एक्टिविटी कन्फर्म्स दैट when sugar dissolve the large crystal of sugar break off into small particle, यानी हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जब हमने शुगर को हमने डिज़ोल्व किया उसके अंदर वाटर के अंदर, तो जो लार्ज मतलब पार्टिकल था शुगर का, मोटा मोटा जो दाना, वो क्या हुआ, टूटता गया एंड गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अनदर मैटर, और जो वाटर का जो अनदर पार्टिकल मैटर था उसके अंदर उसने जगह बना ली अपनी। तो यही हमारी एक्टिविटी थी। चाहे तो आप अपने घर पर इसको करके देख सकते हैं कैसे हमने मतलब शो किया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल को कंसिस्ट करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया गया है, यानी हेडिंग है हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। चलिए जानते हैं इसमें। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जितनी भी मैटर की फॉर्म्स हैं वो क्या कंटेन करती हैं, क्या कंसिस्ट करती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल कंसिस्ट करती हैं, विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई और अंडर एन ऑर्डिनरी सिंपल माइक्रोस्कोप। वो क्या है कि मतलब कि इतने छोटे पार्टिकल उसके हो जाते हैं, ना तो हम अपने नेकेड आई यानी बिना नंग आँख के हम नहीं देख सकते, और ना ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप यानी किसी भी साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हम उनको। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैज़ अबाउट 10 टू की पावर 21 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, जहाँ तक कि अगर हम बात करें कि एक बूंद पानी की भी उसके 10 टू की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं उस बूंद में, जब जहाँ तो सोचो कितने बड़े मतलब उनमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी डीमॉन्स्ट्रेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, और जितने भी छोटे छोटे साइज हैं पार्टिकल्स के वो डीमॉन्स्ट्रेट हो सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए।
अब वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर यानी कोई भी पार्टिकल हो तो उसका मतलब कितना वो होता है। जैसे कि हमने देख लिया कि एग्जांपल लेकर कि वाटर यानी पानी की बूंद में भी 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हमारी हेडिंग है कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के पार्टिकल्स में जगह होती है स्पेस बिटवीन देम, यानी कुछ जगह होती है। तो चलिए कैसे जगह होती है हम भी देख लें क्या होता है। वी हैव सीन दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर अपेरेंटली डिसअपेयर व्हेन पुट इनटू वाटर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सब तो हम अभी जानते हैं। जैसे कि मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर है यानी जो चीनी के जो पार्टिकल्स यानी जो दाने दाने थे वो घुल, जैसे हम उसे घुमाते गए तो वो गायब हो गए। वो गायब क्यों हो गए? ना तो पानी बढ़ा और ना उसका लेवल इंक्रीज़ हुआ और ना ही पानी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, और वो चले गए, गायब हो गए, वो हमें नहीं दिखे। वो क्यों? क्योंकि जो वाटर का जो मैटर है उसके अंदर स्पेस होता है, वो उसी स्पेस में चले जाते हैं। आपने कभी भी एग्जांपल क्या आपके घर पे कभी भी हुआ होगा, जब गेस्ट आए होंगे, आपने नींबू पानी दिया होगा, जब भी आपने शुगर को स्टिक किया होगा यानी चलाया होगा पानी के अंदर, तो वो शुगर डिसअपियर हो जाती है कुछ देर बाद। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि पानी के अंदर जगह होती है, विदाउट वॉल्यूम इंक्रीज हुए वो जो शुगर होती है वो अपने आप में डिसअपियर हो जाती है वाटर के अंदर। when it is because when sugar is put into water its crystal break up into tiny particle। ये इसलिए हुआ क्योंकि शुगर आपने वाटर में डाली और वो काफ़ी ब्रेक हो गई पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई, मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर में ब्रेक हो गई, एंड गो इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, और वो जो गायब हो गई, जो कि दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डिजॉल्विंग शुगर। ये यही फैक्ट हुआ हमारा कि विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम और विदाउट चेंज ऑफ वॉल्यूम जो वाटर था उसके अंदर से शुगर डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि वाटर के अंदर पार्टिकल्स थे और उसके अंदर जो स्पेस था वो उसी में शुगर डिज़ोल्व हो गई। Therefore, it can be conclude that there are enough space between the particles of matter। और हमारे यही जो फैक्ट जो है जो मतलब साबित हमें प्रूव करता है कि मैटर के अंदर स्पेस होता है, इनफ स्पेस होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देयर आर इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेस होता है। ये चैप्टर भले ही लंबा हो लेकिन आपको आराम से एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, और चैप्टर में आपको काफ़ी मज़े आने वाले हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है आपसे आगे। चलिए अब आगे की हेडिंग हम पढ़ते हैं। इसमें आगे की हेडिंग है हमारी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने ये पढ़ लिया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होती है। अब हम ये पढ़ेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर का जो भी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स को हम कण कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के छोटे छोटे कण अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब हम देखते हैं वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, मैटर का जो भी पार्टिकल्स होता है उनमें काफ़ी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन देम, उनके बीच में काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच कीप देम टुगेदर, जो कि उनको एक साथ बनाए रखता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम इसे कहलाते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर आपसे कोई भी कोहेसिव फोर्स पूछता है तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या कहते हैं उससे कोहेसिव फोर्स को। यानी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विच कीप देम टुगेदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट मैटर एंड द इंटर पार्टिकल स्पेसिस। ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स ऑफ नेचर के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, और मैटर और इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो चलिए अब हम एक्टिविटी के एग्जांपल को लेके समझते हैं ये मतलब अट्रैक्शन कैसे होती है इन सब के बीच में, कैसा ये फोर्स लगता है और हम इसे कोहेसिव फोर्स क्यों कहते हैं। तो चलिए हमारा एम है यानी मुद्दा है टू शो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। कोहेसिव फोर्स होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। अब इसके लिए सबसे पहले अगर हम घर एक्टिविटी करें या लैब में एक्टिविटी करें हम स्कूलों की, तो हमें मटेरियल क्या रिक्वायर होगा, अ पीस ईच ऑफ चौक, यानी चौक का पीस रिक्वायर लेंगे हम मटेरियल में, ब्रेक यानी ईंट लेंगे, और आयरन रॉड लेंगे लोहे की रॉड, एंड अ हैमर, और हम हथौड़ा लेंगे।
अब हमारा तरीका क्या रहेगा, टेक अ पीस ऑफ चॉक, अ स्मॉल ब्रिक एंड एन आयरन रोड, यानी चॉक ले लीजिए और ब्रिक यानी ईंट ले लीजिए और आयरन रोड को ले लीजिए, बिटवीन देम सेपरेटली विद अ हैमर, और हैमर के ज़रिए आप चॉक को मतलब ब्रेक कीजिए और ईंट को हम तोड़िए और आयरन रॉड को तोड़िए। अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या रहेगा, इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द चॉक इनटू पीसेस, ये काफ़ी आसान रहेगा कि चॉक को हम हैमर से आराम से तोड़ लें और वो टूट भी जाएगी। डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द ब्रिक एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन रॉड इनटू पीसेस, और थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ईंट को तोड़ना, वैसे तो टूट जाएगी, और उससे काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा एक लोहे की रॉड को तोड़ना हैमर के ज़रिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या लिखना, इट क्लियरली शो दैट कोहेसिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ चॉक आर वेरी वीक एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्रिक एंड आयरन। मतलब ये यहाँ ये कहा गया है कि अगर आप चॉक को तोड़ते जो उसके अंदर जो फोर्स था वो काफ़ी वीक था, इसलिए वो टूट गया। अगर हम बात करें ईंट की और लोहे की तो उनमें काफ़ी हद तक मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स था, इसी की वजह से लोहे की जो रॉड थी वो नहीं टूटी, क्योंकि इसमें बाउंड ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी क्लोज था, इतना मतलब फार अवे नहीं था। तो यही हमें शो करता है कि मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अपने आप यानी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब वो टूटे नहीं हैं तो वो अट्रैक्ट इतना मतलब काफ़ी हुए अट्रैक्ट। इनफैक्ट दीज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, बिकॉज इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे तो तीन टाइप की होती है सॉलिड, लिक्विड, कैसे तीन स्टेट होती हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास रहते हैं। जैसे को अगर हम देखें कि जैसे कोई ईंट है, ईंट में अगर हम देखें तो हम तोड़ेंगे तो काफ़ी आराम से नहीं टूटेगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी हद तक पास पास मतलब अट्रैक्ट हुए रहते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। दीज आर लेस इन लिक्विड स्टेट, और ये जो भी मतलब कम होते हैं, लेस होते हैं, इनके जो पार्टिकल बाउंड ऑफ अट्रैक्शन उसमें लेस होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। एंड एट द लीस्ट इन गैसेस स्टेट, और काफ़ी कम जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल अट्रैक्शन वो हमारी गैसेस स्टेट में होता है। यानी कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में। दिस इज ईजली प्रूव बाय द फैक्ट दैट यू कैन ईजली मूव योर हैंड into through air and water but you cannot glide past your hand through a piece of wood। तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि आप अपने हाथ को हवा में हिला सकते हो, क्योंकि ये लिक्विड यानी नहीं गैसेस स्टेट आएगी ये जो एयर है, और आप अपने हाथ को पानी में भी काफ़ी आराम से हिला सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ को एक लकड़ी में नहीं हिला सकते, क्योंकि उसके जो बाउंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो एयर और जो वाटर में था ये काफ़ी लीस्ट था। तो चलिए अब हम दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। अब हमने ये पढ़ लिया द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस मोशन, मतलब कैसे कंटिन्यू मोशन रहता है। हमने ये भी पढ़ लिया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेस होता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। We have so far studied that matter is made up of very small particles which are separated from each other by interparticle spaces। हम ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है हमारे काफ़ी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और जो कि हम सेपरेट कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उनके बीच में, हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज वेदर दीज पार्टिकल आर स्टेशनरी और इन स्टेट ऑफ मोशन। अब हमारा क्वेश्चन यही उठता है कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं कि या मोशन में होते हैं मतलब या रुके होते हैं, स्टेट में होते हैं, स्टेशनरी यानी स्टैचू वाली पोजीशन में रहते हैं, या कंटिन्यूस यानी मोशन वाली पोजीशन में रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल ऑफ स्मेली केमिकल्स लेट लूज बाय बर्निंग द इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। और हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मेली केमिकल्स के जो पार्टिकल होते हैं, जो वो जलने के बाद काफ़ी लूज हो जाते हैं और स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, और चिपक जाते हैं रूम के कॉर्नर में। मूव इन ऑल डायरेक्शन, दे इंटरमिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। और ये जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं और ये रूम से स्प्रेड हो जाते हैं काफ़ी जल्दी। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब हम डिफ्यूज़न किसे कहते हैं? डिफ्यूज़न की बेटा ये हेडिंग है हमारी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, यानी दो अलग अलग मैटरों का इंटरमिक्सिंग होना और ऑन देयर ओन खुद में उनके खुद में ही मतलब इंटरमिक्सिंग होना, उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न का अगर एग्जांपल सेट करें तो हम घर पे ही कर सकते हैं। जैसे पानी लो और उस पानी में आप
दूध डाल दो, तो वो दूध आप देखोगे कि काफ़ी जल्दी जल्दी मतलब पानी में ही दूध ले रहा है, एकदम डिफ्यूज़ हो रहा है, उसे हम डिफ्यूज़ का होना कहते हैं। पानी के रंग में दूध अपना रंग जमा लेना, उसे भी हम डिफ्यूज़ कह सकते हैं। दिस एक्टिविटी अगेन डिमॉन्स्ट्रेट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यू मोशन। हमारी तरफ एक और एक्टिविटी दी गई है जो हमें ये साबित करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूस मोशन में ही रहते हैं। हेयर इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द मिक्सिंग इज़ नॉट ड्यू टू कन्वेक्शन। ये जो मिक्सिंग होती है हमारे कन्वेक्शन के द्वारा नहीं होती है, बिकॉज हैवियर गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द लोअर जाल, क्योंकि जो हैवियर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हमारे लोअर जाल में है, जैसे कि आप देख सकते हो। और हमारे थोड़े 5 पॉइंट और हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, और जितने भी जो मैटर हैं वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग अ मैटर आर वेरी स्मॉल, और जो पार्टिकल है वो काफ़ी छोटा छोटा होता है मैटर के अकॉर्डिंग। द पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर पार्टिकल स्पेसेस और डिस्टेंस। जो पार्टिकल है हम सेपरेट कर सकते हैं उसे इंटर पार्टिकल स्पेस के थ्रू। द पार्टिकल आर नॉट स्टेशनरी बट इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन, और जो हमारे मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कॉन्स्टेंट मोशन में होता है, ना कि स्टेट या और स्टेशनरी पोजीशन यानी स्टैचू वाली पोजीशन में नहीं रहता, वो कंटिन्यू मोशन करता रहता है। देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, इसी वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। अब हमारी जो अगली हेडिंग है उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कौन सी स्टेट। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। मैटर अराउंड अस इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट। हमारे चारों तरफ जो मैटर पाया जाता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। दीज डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है ये इसलिए अराइज हुआ है ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके वेरिएशन की वजह से ये अराइज हुए हैं, आइस, वाटर और स्टीम। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट फैक्टर्स गवर्न द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं वो हमें मतलब प्रूव करते हैं स्टेट ऑफ मैटर यानी गवर्न करते हैं। रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमारे एटम, मॉलिक्यूल्स और जो आयंस है वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, इसी की वजह से ये क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन, और उनके जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम उसे कोहेजन फोर्स कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में होता है। द फोर्स ऑफ कोहेजन टेंड टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टुगेदर, whereas मोशन ऑफ पार्टिकल टेंड टू मूव द पार्टिकल अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो कोहेजन फोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, वो क्या करता है कि मतलब पार्टिकल्स को काफ़ी हद तक पास लाता है, और जब वो और इन्हीं के बीच में जो मोशन वाला जो पार्टिकल होता है यानी कंटिन्यू मोशन में रहे जो पार्टिकल, वो पार्टिकल क्या करता है कि पार्टिकल्स को अवे करता है, दूर करता है। यानी द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज एक्चुअली द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ दीज टू अपोजिंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज दैट when the intermolecular force of attraction or force of cohesion is strong and kinetic energy of particle is low। यानी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ कोहेजन हम कुछ भी कह सकते हैं, इज स्ट्रॉन्ग एंड ये अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लो हो जाएगी। द मैटर एग्जिस्ट इज सॉलिड, और जो मैटर है हमारा सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। when the force of cohesion between the constituent particle is very weak, जब फोर्स ऑफ कोहेजन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में अगर वीक होगा और नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाई, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, द मैटर एग्जिस्ट एज गैस, और वो जो मैटर है वो गैस में एग्जिस्ट करेगा यानी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। व्हेन द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मॉडरेटली, जब फोर्स ऑफ कोहेजन पार्टिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट में मॉडरेटली रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट टू अलाउ द पार्टिकल टू ग्लाइड ओवर अनदर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी कि एक दूसरे पार्टिकल के ऊपर जाने के लिए मतलब ग्लाइड करेगी दूसरे पार्टिकल को दूसरे की तरफ। द मैटर एग्जिस्ट एज लिक्विड, तो जो वो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो हमारा ये होगा कि व्हाट फैक्टर गवर्न द स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टेट के बारे में गवर्न करने वाले कुछ फैक्टर्स थे। अब हमारी अगली हेडिंग है द सॉलिड स्टेट।
चलिए हम सॉलिड स्टेट को भी पढ़ लेते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड आर आयरन, कॉपर, गोल्ड, शुगर, कॉमन, सॉल्ट, वुड, रॉक, आइस एक्सेट्रा। यानी हमारी ये तो कुछ सॉलिड स्टेट हुए। सॉलिड स्टेट यानी वो जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, हम उसी को सॉलिड कहते हैं। इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर वेरी क्लोजली पैक्ड। यानी सॉलिड स्टेट के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में अगर वो क्लोजली स्पेस्ड यानी पैक्ड है बिल्कुल, तो हम उन्हें सॉलिड स्टेट कहते हैं। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देयरफॉर द पार्टिकल इन अ सॉलिड आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजिशन and have very little freedom of movement. The particle can simply vibrate about their mean position. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी उनके बीच का जो फोर्स होता है, हम उसे कोहेजन फोर्स भी कह सकते हैं, कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं, वो और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब स्ट्रॉन्ग हो, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देयरफॉर द पार्टिकल इन अ सॉलिड आर हेल्ड इन फिक्स पोजीशन। और जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो एकदम फिक्स पोजीशन पर रहेगा और वो अपनी मूवमेंट नहीं करेगा सॉलिड में ऐसे, क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकेगा। अगर हम जैसे डस्टर को अगर हम ऐसे किसी से टिक या मतलब टच करें यानी जोर से टच करें तो वो अपनी जगह पर बस वाइब्रेट कर सकता है, ना कि हिल सकता है ना डुल सकता है। ये था हमारा इसमें कहना। तो ठीक है, अब हमारी अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम सॉलिड की। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या है कि फॉलोइंग प्रॉपर्टी से कैरेक्टराइज किया गया है। तो सबसे पहली हेडिंग है इसमें, सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप होती है और उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी ना तो उसके हम शेप को चेंज कर सकते और ना ही हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन ऑफ कोहेसिव फोर्स काफ़ी है और स्ट्रॉन्ग है काफ़ी हद तक, इसलिए सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है। समटाइम देयर मे बी सम कन्फ्यूज़न, फॉर एग्जाम्पल, और कुछ तक तो मतलब काफ़ी एग्जाम्पल में मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कैसे हम मतलब आइडेंटिफाई करें कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है वो काफ़ी मतलब हम उसे सॉलिड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when sugar and salt are put in jar of different shape, यानी नमक को और शुगर को अगर हम अलग अलग डिफरेंट जार में अगर हम पुट करें, दे टेक अप द शेप ऑफ द जार, वो उसी शेप में उसी जार की शेप में ले लेंगे। डज दैट मीन शुगर एंड सॉल्ट आर नॉट सॉलिड? तब हम क्या समझेंगे कि मतलब कि नमक और जो चीनी है हमारी सॉलिड स्टेट में नहीं है, ये नहीं। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर एंड सॉल्ट हैव वेरी टाइनी क्रिस्टल, यानी शुगर और सॉल्ट के काफ़ी टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। शुगर एंड सॉल्ट आर कंसिडर्ड सॉलिड बिकॉज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल रिमेन अनचेंज। हम उन्हें सॉलिड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो शुगर और जो सॉल्ट है उसका जो सॉलिड है हम इसलिए कह देंगे क्योंकि उसका जो क्रिस्टल्स है वो अनचेंज नहीं होता, उस एक जैसा रहता है उसका जो क्रिस्टल है। व्हेन दे आर पुट इन जार ऑफ डिफरेंसेस, चाहे वो अलग अलग जार में पुट किए जाए। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। अब इसमें क्या है, सॉलिड क्या है, रिजिड है यानी कठोर है, और इनकम्प्रेसिबल हम उसको दबा नहीं सकते। तो चलिए कि इसमें क्या कहा गया है, एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जैसा कि हमें पता है कि सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं उसके पार्टिकल्स विथ प्रैक्टिकली नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, उनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता। द सॉलिड हैव स्लाइट और नो कंप्रेसिबिलिटी, और हम सॉलिड को ना ही दबा सकते हैं और ना ही उसके कंप्रेस कर सकते हैं। अ स्पंज इज अ सॉलिड येट वी कैन से ईजिली कंप्रेस इट, और जो हमारे स्पंज है यानी उसे हम दबा सकते हैं फिर भी वो सॉलिड है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट, ये इसलिए क्योंकि दैट इट हैज़ स्मॉल पोर्स इन इट एंड एयर इज ट्रैप्ड इन दिस पोर्स, क्योंकि स्पंज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके ज़रिए एयर उसमें ट्रैप हो जाती है। व्हेन स्पंज इज प्रेस, जब हम स्पंज को दबाते हैं द ट्रैप्ड एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड द स्पंज दस गेट कंप्रेस, और क्योंकि स्पंज में से हवा निकल जाती है और स्पंज को हम दबा सकते हैं, और जब हम वापस उसे फ्रीली करते हैं तब उसमें हवा दोबारा से भर जाती है, इसलिए हम स्पंज को हम सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि वो अपनी शेप और वॉल्यूम में आ जाता है उसी तरीके से। सॉलिड इन जनरल हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की हाई डेंसिटी दी होती है, जल्दी पढ़ते हैं। द सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर हैज़ हायर डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड,
जो सॉलिड स्टेट मैटर की जो सॉलिड स्टेट है हमारी हायर डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट। वो क्यों होती है? एंड मच हायर देन इट्स गैसेज, और ज़्यादा होती है गैसेज स्टेट में। दिस इज़ बिकॉज इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोज बैक। वो इसलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी क्लोज। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो है हमारा नहीं फ्लो करता है। चलिए कैसे देखते हैं। एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ सॉलिड आर हेल्ड क्लोजली इन फिक्स पोजिशन। सॉलिड में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह फिक्स हैं, वो नहीं मतलब इधर उधर जाते, एक जगह वाइब्रेट करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेजन फोर्स के द्वारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उनके बीच में। दे आर अनएबल टू फ्लो, इसलिए वो नहीं फ्लो कर सकते, अनएबल होते हैं यानी फ्लो नहीं कर पाते। देयरफॉर द सॉलिड नॉर्मली डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए सॉलिड को अगर हम किसी वाटर या किसी में डाल दें तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं दिखाएगी, इसीलिए क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेजन फोर्स होता है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द लिक्विड स्टेट। अब हम लिक्विड स्टेट को ही पढ़ लेते हैं क्या होती है और समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पर हमने लिक्विड के कुछ कॉमन एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, फ्रूट, जूस, पेट्रोल एक्सेट्रा। ये मतलब जितने भी मतलब लिक्विड स्टेट यानी लिक्विड टाइप के होते हैं, यानी गीले गीले टाइप के होते हैं, वो सभी हमारे लिक्विड स्टेट में आते हैं। इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पैक्ड लूजली। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक लूज होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन इन सॉलिड, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उनके बीच में काफ़ी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। द कोहेसिव फोर्स थ्रू वीकर देन इन सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेयरली क्लोज to each other. The constituent particles have restricted freedom of movement. The particle can move over short distance, slip and slide past one another and readjust their position. तो अब हमारी अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। हमने लिक्विड स्टेट पढ़ लिया, अब उसके हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमने सॉलिड की स्टेट पढ़ा था, उसके हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो लिक्विड में क्या है कैरेक्टरिस्टिक? लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। यानी लिक्विड का क्या होता है कि वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं रहेगी। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, चलिए पहले मैं इसको समझाता हूँ। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम at a given temperature because the cohesive force are strong enough to keep the constituent particle together। यानी जो उनके बीच में लिक्विड के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो काफ़ी इनफ होता है पार्टिकल्स को एक साथ रखने में। उसका वॉल्यूम भी बराबर रहता है लेकिन उसकी शेप बराबर नहीं रहती। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उनके अंदर लिक्विड के अंदर डेफिनेट शेप नहीं होती। एज दे अज्यूम द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर विच दे ऑक्यूपाई। जैसे आपने मान लीजिए 1 लीटर दूध लिया और आपने लिए क्वांटिटी तो आप उसकी 1 लीटर ही रहेगी, चाहे आप उसमें उसको जग में कर दो, चाहे आप उसको पतीले या भगोने में कर दो, उसकी शेप अलग अलग हो सकती है, शेप अलग अलग हो जाएगी। जैसे आपने जग में डाला तो जग की शेप हो जाएगी, पतीले में अगर आपने डाला तो पतीले की शेप में हो जाएगी, लेकिन उसका जो 1 लीटर है वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसे किसी में भी डाल लीजिएगा। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एज दे अज्यूम द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर विच दे ऑक्यूपाई। वो उसी शेप को रूप ले लेते हैं, उसी शेप को ले लेते हैं जिसमें वो डाले जाते हैं। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन मूव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया लिक्विड के जो पार्टिकल तो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो मूव कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, स्लाइड पास कर सकते हैं ईच अदर एंड री एडजस्ट देयर पोजिशन, और वो अपनी पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा लिक्विड हैव स्लाइड कंप्रेसिबिलिटी, और लिक्विड को हम कम दबा सकते हैं। नॉर्मली द लिक्विड आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज ग्रेटर इंटर पार्टिकल स्पेस। जहाँ तक हम सॉलिड को नहीं दबा सकते और उसके कंपैरिजन में हम लिक्विड को काफ़ी हद तक दबा सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली है, ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर हम दबा सकते हैं उसको। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन देयर करस्पॉन्डिंग सॉलिड साइड, और लिक्विड की लोअर डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी हमारी यही होती है। तो इन केस ऑफ लिक्विड द पार्टिकल ऑफ मैटर आर पैक्ड लूजली। अगर लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर पैक्ड लूजली, थोड़े थोड़े लूज पैक्ड होते हैं उसके। देयरफॉर लिक्विड आर लेस डेंस, इसलिए जो लिक्विड होती है वो लेस डेंस होती है, कम घनी होती है। दे आर एक्सेप्शन ऑफ टू दिस, यानी कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस, द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, यानी जो आइस है, कहने को तो बर्फ़ जो पानी से बनती है लिक्विड स्टेट से बनती है लेकिन सॉलिड स्टेट में आती है। फ्लोट ऑन वाटर,
वो पानी में भी तैरती है, द लिक्विड स्टेट। और जब पानी तैरती है तो पानी का रूप, पानी में फ्लो लिक्विड बन जाती है। दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ लाइटर देन वाटर। वो इसलिए तैरती है, जो हमारी बर्फ़ है वो पानी पे इसलिए तैरती है क्योंकि पानी की कंपैरिजन से जो बर्फ़ होती है वो लाइटर यानी हल्की होती है, इसलिए वो तैरती है। लिक्विड डिफ्यूज़ मोर रीडली देन सॉलिड, और लिक्विड काफ़ी जल्दी घुल जाता है सॉलिड के कंपैरिजन में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव फास्टर, यानी जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। जैसे अगर आपने पानी फैला दिया तो वो काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी फ्लोट करेंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। एज अ रिजल्ट डिफ्यूज़न इन लिक्विड इज़ फास्टर देन इन सॉलिड, और हमारा रिजल्ट यही इसीलिए निकलता है क्योंकि जो डिफ्यूज़न यानी घुल मिलना, डिफ्यूज़न लिक्विड में काफ़ी जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो जो हमारे जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो काफ़ी देर में यानी स्टिर करके हमें और इंटरमिक्स करके हमें उसमें घुलाने पड़ते हैं पानी के अंदर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर नॉर्मली मच लोअर देन द सॉलिड, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो नॉर्मली होता है मच लोअर देन द सॉलिड, सॉलिड से कुछ मतलब कम होता है। अब क्यों होता है वो देखिए, इट इज़ बिकॉज द कोहेसिव फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वीकर एज कम्पेयर टू दैट इन सॉलिड। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द गैसियस स्टेट। अब हम गैसियस स्टेट को पढ़ेंगे। हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया और उनके कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ लिया। अब हम गैसियस स्टेट को पढ़ेंगे। सम फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर, यानी कुछ गैसेस के अगर हम नाम बताएं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर। एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो एयर है वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का है, एक्सेट्रा। लाइक एयर मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनविजिबल, यानी कुछ जो गैसेस हैं कुछ इनविजिबल गैसेस होती हैं, बट एयर इज़ अराउंड अस एंड वी कैन फील इट। और जैसे कि एयर है, हम हमारे चारों तरफ है, हम उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इन केस ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के केस में क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयरफॉर पार्टिकली नो फोर्स ऑफ कोहेजन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल। यानी क्या होता है कि जो गैसेस स्टेट में क्या होता है, जो उसके उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक तो होते हैं, इसीलिए उनके बीच में कोहेजन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता उन पार्टिकल्स के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दे मूव रैंडमली, और जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के उनमें हाई डिग्री फ्रीडम होता है, हाई डिग्री मतलब फ्रीडम होता है उनके बीच में, इसलिए वो रैंडमली मूव करते हैं सभी डायरेक्शन में। यानी गैस के आपने कभी भी देखा होगा एलपीजी की जो गैस होती है अंदर अगर आप हिलाओगे उसे तो इधर उधर हिलेगी, वो क्या है रैंडमली मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में। व्हेन द मूविंग गैस पार्टिकल हिट द बॉल ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर, यानी भी कि जब गैस के पार्टिकल मूविंग यानी चलते हुए गैस के पार्टिकल अगर किसी भी दीवार को हिट करते हैं या किसी भी कंटेनर को हिट करते हैं तो वो क्या क्रिएट करेंगे, वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं गैस प्रेशर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर और केल्विन स्केल, यानी जो काइनेटिक एनर्जी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केल्विन स्केल के टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए अब हमने ये गैस स्टेट पढ़ ली, अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही उसका वॉल्यूम होता है। अब चलिए देखते क्यों नहीं होता है। ड्यू टू लैक और एब्सेंस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स एंड प्रेजेंस ऑफ हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स कम होता है, इसके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, और हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इनके जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी हाई स्पीड होती है। गैसियस ऑलवेज स्प्रेड आउट एंड कम्प्लीटली फिल एनी क्लोज कंटेनर, चाहे हम कितनी भी गैस लें हमको और किसी भी कंटेनर में भर दें तो वो कंटेनर फुल भर जाता है। सो दैट द गैस वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इसलिए हम कहते हैं गैस का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 किलो गैस है तो मान लीजिए अगर हम किसी को अगर बॉटल में भरना चाहें तो वो बॉटल में भी आ जाएगी, अगर मान लो हम उसे कमरे में भरना चाहें तो 1 किलो अगर स्प्रेड हो गए कमरे में, इसीलिए जो वॉल्यूम उसका होता है वो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के इक्वल में होता है। तो ये था उसका वॉल्यूम।
दस द गैस अज्यूम द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल, इसीलिए जो गैस होती है वो शेप और वॉल्यूम को अज्यूम कर लेती है किसी भी वेसल के अकॉर्डिंग। गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, और जो गैस होती है हम उसको काफ़ी हद तक दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसका हम कॉमन एग्जांपल लें तो हम अपने घरों में देख सकते हैं, जो हमारा 15 किलो का जो सिलेंडर आता है उसमें काफ़ी गैस आती है, उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर और कंप्रेस करके 15 किलो के सिलेंडर में भरी जाती है, लेकिन गैस उसमें काफ़ी होती है। When you compress something, you force the particles close together, यानी जब भी आप किसी को दबाने की कोशिश करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप ये देखोगे कि जो उनके पार्टिकल हैं वो काफ़ी पास पास आते जा रहे हैं। जब आप उनको दबाओगे तो काफ़ी पास पास आते जाएंगे। इन केस ऑफ गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड देयरफॉर दे कैन बी पुश क्लोजर बाय अप्लाइंग प्रेशर, इसीलिए जो उनके जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, इसीलिए हम उनको काफ़ी दबा दबा के उनको पुश कर करके हम उन पर प्रेशर लगा सकते हैं और उनको काफ़ी क्लोज कर सकते हैं। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ कंटेनर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्ट इजली। हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस का जो लार्ज वॉल्यूम होता है, हम किसी भी जगह उसमें कंप्रेस करके किसी भी कंटेनर और स्मॉल वॉल्यूम के ट्रांसपोर्ट हम इजीली कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, योर एलपीजी सिलेंडर कंटेन पेट्रोलियम गैस अंडर हाई प्रेशर, द सीएनजी यूज इन ऑटोमोबाइल इज कंप्रेस नेचुरल गैस मेनली मीथेन। तो ये हमारे एलपीजी का एग्जांपल और सीएनजी का हमारा बताया कि जैसे हमारे सिलेंडर्स में कंप्रेस करके वो गैस भर दी जाती है, और सीएनजी जो हमारे ऑटो रिक्शाज में भरी जाती है, मतलब ये सारी जो गैस है हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं ईजिली। और थर्ड पॉइंट है हमारा, गैस हैव वेरी लो डेंसिटी, और गैस की जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो होती है। चलिए देखते हैं कैसे होती है। द डेंसिटी ऑफ द गैसियस स्टेट, the density of the gaseous state of matter is much low as compared to its liquid and solid state। solid और liquid state के अगर कंपैरिजन में अगर हम लें तो डेंसिटी जो गैस की होती है वो काफ़ी कम होती है। देयर इज़ बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन गैस आर वेरी लार्ज, वो इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। अब अगली हेडिंग हमारी, गैस है हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस के अंदर काफ़ी जल्दी डिफ्यूज़न होता है। देखते हैं कैसे होता है डिफ्यूज़न गैस के अंदर जल्दी। Gas have high rate of diffusion because the particle in the gas are moving freely in all possible direction with high speed। गैस के अंदर डिफ्यूज़न इसलिए हाई रेट पे होता है क्योंकि जो इसके जो पार्टिकल होते हैं इसकी गैस के, वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, इसलिए गैस है हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न। गैस डिफ्यूज़न की हाई रेट होती है इसीलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी फार अपार्ट होते हैं, इसलिए उनकी जो पॉसिबिलिटी है मतलब डायरेक्शन है उसकी वो काफ़ी दूर दूर तक होती है। गैस फ्लो फ्रीली, और गैसेस क्या करती हैं, फ्लो करती हैं फ्रीली। वो क्यों करती है, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनके बीच में कोई भी कोहेसिव फोर्स नहीं होता पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के बीच में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इंडिपेंडेंटली एट हाई स्पीड, और इसीलिए जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई स्पीड में मूव करते हैं, तो इसीलिए वो फ्लो फ्रीली करते हैं, फ्रीली फ्लो करती है गैस। तो देखिए 1.81 में ये कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में ये प्रॉपर्टी कंपैरिजन दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये चेक पॉइंट 2 है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप जितना हो सके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और चलिए हमारी अगली हेडिंग है मीजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का मीजरमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं टेम्परेचर ऑफ मीजरमेंट। इसमें क्या है कि टेम्परेचर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है मैटर की विच रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन, जो क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन, मोशन की एनर्जी की क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करती है ऑफ द कंपोनेंट पार्टिकल की तरफ से। इन सिंपल टर्म टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ टू हॉट और कोल्ड ऑफ अ सब्सटेंस इज। देयर आर सेवरल स्केल्स टू मेज़र दिस वैल्यू, हम टेम्परेचर को काफ़ी सेवरल स्केल्स यानी काफ़ी स्केल्स हैं जिनकी वजह से हम मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर्स को। द टू मोस्ट कॉमन स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, और जो मेज़र यानी मेज़र टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो कॉमन स्केल्स हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हैं। ऑल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड, हम उनको सेंटीग्रेड भी कहते हैं। दे आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ इवेंट, ये किस टर्म में डिफाइन किए जाते हैं, इवेंट के टर्म में डिफाइन किए जाते हैं। दैट आर यूनिवर्सल। ऑन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
एट 1 एटमॉस्फेयर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है जो बॉइलिंग पॉइंट वो 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द स्केल इज़ देन डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट, और जो स्केल होता है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और फ़ारेनहाइट की जब हम बात करें तो द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ रिप्रेजेंट बिटवीन 32 डिग्री एंड 212 डिग्री एंड इज़ डिवाइड इनटू 180 इक्वल पार्ट, और वो 80 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अब हमारा यही मतलब कि जो बताया था मैंने आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो देखिए अब इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो इसमें मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की एसआई यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो उसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, और केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल, और जो केल्विन स्केल है वो सेल्सियस स्केल से रिलेट करता है। तो देखिए सैम्पल प्रॉब्लम 1.1 देखिए आप, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए हम वी नोट दैट, हम जानते हैं टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल हमको दिया हुआ है 37 डिग्री, और प्लस उसमें 273 जोड़ देंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। अब सैम्पल प्रॉब्लम 1.2 देखिए, कन्वर्ट द टेम्परेचर। अब इसमें क्या करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है 400 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर और केल्विन स्केल, टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल प्लस 273। अब इसमें वो तो हमने देखा कि यही होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जब बेटा केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन स्केल में से 273 माइनस कर दिया करो। तो हमें केल्विन स्केल तो दिया हुआ है, इसमें 400 है तो इसमें हम 273 माइनस कर दें। अगर हमें सेल्सियस में से सेल्सियस को केल्विन में करना है तो सेल्सियस स्केल में 273 प्लस कर देंगे। तो इसे तो हम कहते हैं कैलकुलेटिंग। तो ये तो आपको अपनी मतलब प्रैक्टिस और उसी से करना होगा। तो देखिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का किस तरीके से चेंज होना। तो देखिए अब हम देखते हैं इसमें, वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 3 फिजिकल स्टेट इन विच मैटर अकर। हम ये पढ़ चुके हैं कि मैटर 3 स्टेट में अकर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कैन एग्जिस्ट इन दीज 3 फिजिकल स्टेट डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैटर इन्हीं 3 चीज़ों में एग्जिस्ट करता है और डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अंडर स्टैंडर्ड atmospheric condition water exists as a liquid, but if you lower the temperature below 0 degree celsius water change into solid state called ice। अगर हम वाटर को सिमिलरली इफ़ यू हीट वाटर अब 100 डिग्री, और जैसे ही अगर हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करते हैं तो इट चेंज इनटू गैसेस। तो ये क्या है, भाप बनने स्टार्ट कर देता है, ये गैसेस स्टेट में यानी कन्वर्ट होके स्टीम कहते हैं हम उसे, तो वो उड़ जाता है। 10 मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। और हम कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होती रहती है उसके टेम्परेचर को और प्रेशर से कंपेरिजन करके। चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। If anyone asks to you that what is change of state, so you can give to answer them change of matter from one physical state, यानी एक फिजिकल स्टेट से किसी भी मैटर को चेंज होना उसे चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बट देयर इज नो चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ द सेम कंपोजिशन। अब चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हाउ कैन मैटर चेंज इट्स साइज। मैटर कैसे चेंज करता है अपनी स्टेट को। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग प्रेशर, चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। यानी टेम्परेचर को चेंज करने पर और प्रेशर को चेंज करने पर। तो चलिए दूसरी हेडिंग अब हमारी है चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी स्टेट का चेंज होना टेम्परेचर के चेंजिंग से। तो चलिए देखते हैं, द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है, यानी रिवर्स हो सकता है। देयरफॉर ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर नॉर्मली वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। यानी एक स्टेट ऑफ मैटर की एक स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो उसे हीट करके चाहे तो उसे कूल करके। फॉर एग्जांपल, व्हेन आइस इज हीटेड, जब हम बर्फ़ को पिघलाते हीट करते हैं, इट फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू वाटर वेपर। अगर हम आइस को हीट करें
तो वो किस में, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, यानी वाटर बन जाएगा। अगर हम उसे और हीट करते रहें तो वो गैस स्टेट में टर्न हो जाएगा। दिस चेंज कैन बी रिवर्सिबल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इसी को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो, आइस यानी सॉलिड है, अगर हम उसे हीट करते हैं और कूल करते हैं, हीट करेंगे सबसे पहले तो वो वाटर में चेंज होएगी, और वाटर को और थोड़ा हीट करते जाएंगे तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, वो यानी गैस। और इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स करें तो जो गैस बनी है उसको अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को अगर हम कूल करें तो सॉलिड यानी आइस बन जाएगा। इसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ वेपर। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पुटअप होता है कि व्हाट इज़ वेपर। वेपर क्या है? तो वेपर, अ गैस इज अ सिंगल वेल डिफाइंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर, यानी जो गैस है वेल डिफाइंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वेल डिफाइंड फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पर। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन गैस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज कॉल्ड अ गैस, यानी जो सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है गैस स्टेट में ऑर्डिनरी कंडीशन में, हम उसे गैस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल गैस। ये जितनी भी जो मैंने अभी नाम लिए हैं वो सभी गैस थे। वेपर्स इन द गैस स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वेपर इज द गैस स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच को एग्जिस्ट with liquid or solid state. Thus, gaseous state of water is equilibrium with equal water is called water vapor. तो चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी सॉलिड यानी किसी भी सॉलिड चीज़ का लिक्विड में कैसे चेंज होता है। अब जैसे मान लीजिए मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होती है? तो मेल्टिंग वही होती है चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। तो चलिए हम इसे और क्लैरिफाई करके पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की कोई भी सॉलिड स्टेट चेंज हो जाए लिक्विड स्टेट में गर्म करने के द्वारा, हम उसे मेल्टिंग कहते हैं। और चाहे उसे मेल्टिंग का नाम मत दो तो हम उसे फ्यूज़न भी कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन ये हो सकती है बच्चों, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट यूजली बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ फ्यूज़न। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, यानी चेंजेस हो गए सॉलिड का लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 76 नैनोमीटर ऑफ मरकरी इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, यानी टेम्परेचर सॉलिड को अगर जब हम मेल्ट करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो वो मेल्ट हो जाएगी, हम उसे कहेंगे लिक्विड से सॉलिड में मेल्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होना। तो देखिए हमारा एक और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर राइज होता है, वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग यानी पिघलने के समय टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट क्यों रहता है। चलिए अब हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the constituent particles of that solid. Higher the melting point of solid, stronger are the force of attraction between the constituent particles. यही था जो अभी मैंने आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं। We have observed that temperature remain constant during melting of ice even when heating is continued. Remain यानी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट इसलिए रहता है जब हीट करते रहते कंटिन्यू ओनली आफ्टर ऑल आइस हैज़ मेल्टेड, और जब सारी बर्फ़ अगर मान लीजिए मेल्ट हो जाए तो द टेम्परेचर स्टार्ट टू राइज, और जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाए इट इज़ बिकॉज व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड से, ये इसलिए क्योंकि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है द हीट एनर्जी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड। जब ये दोनों मतलब चेंजेस होते हैं सॉलिड से लिक्विड में तो क्या होता है, हीट एनर्जी सप्लाई होती है और वो ओवरकमिंग होती है इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच में, अट्रैक्शन बनता है उनके बीच में और बिटवीन पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में। एज द काइनेटिक एनर्जी रिमेन अनचेंज, और जब काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहती है मतलब एक जैसी बनी रहती है। द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर है हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहता है। आफ्टर मेल्टिंग इज ओवर द हीट सप्लाई इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, और जो गर्माहट है यानी हीट है वो इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड देयरफॉर टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, और जो टेम्परेचर है यानी हमारा तापमान है वो बढ़ने लगता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट क्या कहते हैं। 9th में ये केमिस्ट्री में काफ़ी बार पूछा जाता है कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट होती है बेटा, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्व और इवॉल्व व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट सच एज मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इट इज़ सो
It is called because it does not change the temperature of the system during the change of state, remaining hidden latent heat from thermometer. ये वो क्वांटिटी है जब हीट एनर्जी अब्जॉर्व की जाती है, ऑब्जॉर्व होती है और रिवॉल्व यानी अब्जॉर्व करते हैं और रिलीज होती है जब कोई सब्सटेंस अंडरगोज चेंज, जब कोई सब्सटेंस चेंज यानी जब चेंज हो रहा हो उसको अंडर उसके टाइम पीरियड में जब चेंज हो रहा हो, जब भी चेंज हो, जैसे बर्फ़ से लिक्विड बन रहा है, जब उसका जब बनते हुआ जो समय है मेल्ट हो रहा है और उसका जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, उसका प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, यही हमारी लेटेंट हीट है, इसी को हम कुछ लेटेंट हीट कहते हैं। अब हमारा दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, चलिए हम पढ़ते हैं। द हीट सप्लाई ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी जो हीट एनर्जी सप्लाई होती है मेल्टिंग के दौरान, यानी जब मेल्ट हो रही होती है बर्फ़ से कोई भी चीज़, द हीट सप्लाई ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट का मेल्टिंग में सप्लाई होना, हीट एनर्जी का सप्लाई होना ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मेल्टिंग के दौरान, हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। Latent of fusion is the amount of heat energy required to change 1 unit mass of solid into liquid at 1 atmospheric pressure at its melting point. अब इसमें SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ जूल्स पर किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है हमारी, जूल पर किलोग्राम। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस की क्या होती है, 3.35 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल किलोग्राम। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इंटू 1 किलोग्राम वाटर, इसका मतलब अगर हम 1 किलोग्राम आइस को 1 किलोग्राम पानी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या होगा, ज़रूरत क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस 3.35 मल्टीप्लाई 10⁵ किलो जूल ऑफ हीट इज ऑब्जर्व बाय आइस। आइस के द्वारा हमें 3.35 मल्टीप्लाई 10⁵ हमें किलो जूल ऑब्जर्व होगी। देयरफॉर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन द सेम क्वांटिटी, यानी जो आइस है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे मोर इफेक्टिव होती है इन कूलिंग देन द सेम क्वांटिटी, वो सेम क्वांटिटी पे एकदम सही रहती है। वाटर एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा वाटर है वो भी सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं ये जो सब्सटेंस दिए हुए हैं आइस, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर और नेफेथलीन, इनके मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना कितना है। तो देखिए सेल्सियस में अगर हम देखें तो आइस का 0 है, सिल्वर का 96.1 है और लेड का है 327, एल्यूमिनियम का 658, कॉपर का है 1083 और नेफेथलीन का है 18। और अगर हम केल्विन में इनकी बात करें तो आइस का है 273, सिल्वर का है 1234, लेड का है 600, एल्यूमिनियम का है 931, कॉपर का है 1356, नेफेथलीन का है 353। अगर इनका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न देखें तो आइस का है 3.55 मल्टीप्लाई 10⁵, सिल्वर का अगर हम बात करें तो 0.92 मल्टीप्लाई 10⁵, अगर लेड की बात करें तो 0.25 मल्टीप्लाई 10⁵, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 3.20 मल्टीप्लाई 10⁵, अगर हम कॉपर की बात करें तो 1.80 मल्टीप्लाई 10⁵, नेफेथलीन की बात करें तो 1.46 इंटू 10⁵। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड फ्रीजिंग। चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हेडिंग आ रही है तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी लिक्विड स्टेट का सॉलिड में चेंज होना, हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। यानी किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो वाटर को, जैसे वो लिक्विड स्टेट में होता है, अगर हम उसे फ्रीज़र में रखते हैं तो वो जम जाता है, तो उसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड, यानी बर्फ़ में जमना, यानी सॉलिड स्टेट में। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज चेंज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो बेटा ये तो आपको याद करनी पड़ेगी फ्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, यानी फ्रीजिंग हम रिवर्स भी कर सकते हैं पिघला के। व्हेन वाटर इज कूल्ड प्रोग्रेसिवली इट स्लोली सॉलिडिफाई इनटू आइस, जब वाटर काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है तो वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, जमने लगता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ये प्रोसेस कब टेक प्लेस लेती है, जब 0 डिग्री सेल्सियस हो तब। विच इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। The temperature at which a liquid substance change into solid state at 1 atmospheric pressure is called its freezing point। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनाओ, तो आपको सुनानी है बेटा, द टेम्परेचर एट विच
यानी वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सब्सटेंस चेंज हो जाए सॉलिड स्टेट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये तो हमारा था चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड फ्रीजिंग। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी हम इसको वेपोराइजेशन भी कहते हैं। तो चलिए हम मेन हेडिंग पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉयल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी